नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वजन त्योहार का आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। आज से 16 जुलाई तक का ये कार्यक्रम चलने वाला है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण स्तर की जांच करने के लिए वजन त्योहार आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक निर्धारित दिन में बच्चों का वजन लेकर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री कर पोषण स्तर की जानकारी ली जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदेश में चल रहे जुए और सट्टे के कारोबार को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है और जिला अधीक्षकों को इसको लेकर जमकर फटकार लगाई है। मंगलवार को प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक की गई, जिनमें डीजीपी ने महासमुंद और बालोद जिले का हवाला देते हुए पुलिस अधीक्षकों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि तंबू लगाकर जुआ चल रहा है और डीएम अवस्थी को नहीं मालूम चलेगा, तो आप अभी बच्चे हैं। डीएम अवस्थी ने सवाल पूछा कि थाना प्रभारियों की लापरवाहियों को एसपी क्यों अनदेखा कर रहे हैं। अवस्थी ने सभी पुलिस अधिकारियों से कहा कि थोड़े कहे को ज्यादा समझ लीजिए। तो अब इस पूरे मामले को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा तेज है। इस वक्त हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, थोड़े कहे को ज्यादा समझ लीजिए, यानी कि यह समझा जाए कि अब और ज्यादा सख्ती अधिकारियों पर भी देखने को मिलने वाली है। जो लापरवाही होगी फिर कार्रवाई भी दिखाई देगी। देवव्रत जी बिल्कुल दीपेश, और शायद डीजीपी ने जो फटकार लगाई है उसका मतलब यही है कि उन्होंने जो कहा है थोड़ा कहा है और उसको जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि डीजीपी की जो फटकार सभी अधीक्षकों को लगाई है उससे ये तो साफ है कि प्रदेश में जुए और सट्टे का कारोबार लगातार चल रहा है और इस पर जो जितने भी अधीक्षक हैं, एसपीज हैं, वो खामोश हैं। और शायद इसीलिए डीजीपी को इस बात का उल्लेख करना पड़ा कि प्रदेश भर में अगर इस तरह के कारोबार चल रहे हैं तो शायद पुलिस के जो अधिकारी हैं वो ये सोच रहे होंगे कि डीजीपी तक ये सारी खबरें नहीं पहुंचती है, लेकिन सारी चीज़ें डीजीपी तक के पहुंच रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने ये पूरी समीक्षा इसलिए की कि फिर से एक बार कसावट कानून व्यवस्था में लाई जा सके, क्योंकि आने वाले समय में मानसून सत्र है और कानून व्यवस्था को लेकर के पिछले बार हमने ये देखा है कि सरकार घिरती हुई नजर आई थी और ऐसे में गृह विभाग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। और इससे पहले क्योंकि मानसून सत्र आने वाला है, उससे पहले ही ये बैठक रखी गई, तमाम पुलिस अधीक्षकों की वर्चुअल बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई और साथ ही साथ डीजीपी ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन क्लीन चलाया जाए, जिसमें अवैध जुए सट्टे का जो कारोबार प्रदेश में चल रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके। और उसका एक असर भी देखने को मिल रहा है। आज के ही रायपुर पुलिस के मैं बता दूं आपको कि अंतर्राज्यीय जो सट्टा गिरोह है जो जुए का कारोबार करती है उसमें उन्होंने खुलासा किया है। तकरीबन 18 जो जुए सट्टे के कारोबार में संलिप्त अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं। ये बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय स्तर पर उनका ऑनलाइन कनेक्शन था। तो एक तरह से ये भी ये कहा जा सकता है कि डीजीपी की जो फटकार का असर है वो नजर आने लगा है। वाकई में वो नजर आने लगा है और वो दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से अब पुलिस अधिकारी भी एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस असर का जिक्र देवव्रत कर रहे थे उसी से जुड़ी हुई एक खबर और आपको दुर्ग से बता देते हैं, जहां जुआ सट्टा के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक दिन में 69 मामले सामने आए हैं, 69 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख से अधिक नकदी भी जब्त की गई है। शहरी ग्रामीण इलाकों में अभियान चला है। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। आगे बढ़ते हैं। खबर राजनांदगांव से। निगम के बजट सत्र में हंगामा देखने को मिला है। नगर निगम के बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बाहरी व्यक्ति के घुसने पर यह हंगामा हुआ है। आमने सामने बीजेपी कांग्रेस के नेता आ गए। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई है। उसके बाद आधे घंटे तक सत्र को स्थगित किया गया। तो बताया जा रहा है कि किसी बाहरी के प्रवेश को लेकर यह हंगामा हुआ और
बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस दौरान धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। दरअसल राजनांदगांव निगम में आज बजट पूरा था, बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान हंगामा देखने को मिला है। नगर निगम के बजट सत्र के दौरान हंगामे की तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन पर आप देख पा रहे हैं, जहां बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इस हद तक बढ़ा कि बीजेपी कांग्रेस के नेता आपस में धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। तो दोनों पक्ष की इस धक्का मुक्की, हू-हल्ला, हंगामा होता देख आधे घंटे तक सत्र को स्थगित किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त राजनांदगांव से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन जाग उठा है और मेहनत अब रंग लाई है। चलने फिरने में असमर्थ हो चुके देवभोग निवासी बुजुर्ग अभिराम और उसकी जवान बेटी स्वस्थ होकर घर वापस लौट आए हैं। खबर दिखाए जाने के बाद देवभोग स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को रायपुर अस्पताल में भर्ती करवाया था। दोनों का अलग अलग अस्पताल में इलाज हुआ और अब दोनों स्वस्थ होकर वापस लौट आए हैं। उनके लौटने पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने बाप बेटी सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम का तालियां बजाकर स्वागत किया है। कांग्रेसियों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी मुहैया कराई है। आपको बता दें, आर्थिक रूप से कमजोर देवभोग निवासी अभिराम और उसकी बेटी देवती गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। दोनों चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। घर चलने के लिए भी अब घर में चलने के लिए भी अब उनके लिए व्यवस्था जुटाई जा रही है। मजदूरी करना तो दूर रहा, पीड़ितों के लिए बैंक में जमा वृद्ध पेंशन और दुकान से राशन लाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। न्यूज 18 ने पीड़ित परिवार की व्यथा को प्रमुखता से दिखाया है। उसके बाद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और अब 15 दिनों तक इलाज करवाने के बाद बाप बेटी दोनों स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। हम लोगों ने यहाँ से 21 जून को यहाँ से रेफर किए थे DKS के लिए। दोनों DKS में गए थे, बट देवकी को DKS हॉस्पिटल रायपुर में एडमिट किया गया था और अभिराम को मेकाहारा में एडमिट किया गया था। दोनों उस समय चल नहीं पा रहे थे और इन वहाँ पे जो एडमिट थे कल 5 जुलाई को लोगों का डिस्चार्ज हुआ है और 2 दिन पहले अभिराम का डिस्चार्ज हुआ था और कल 5 तारीख को देवकी का डिस्चार्ज हुआ है। और इन सब में वो दोनों के साथ डॉक्टर सौरभ पांडे गए थे और डॉक्टर सौरभ पांडे का भी सहयोग बहुत सराहनीय रहा है। आज देवकी के पिताजी और देवकी खुद पत्रकार मीडिया साथियों की समाचार के पत्र के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य अमला श्रीमती सोनवानी मैडम के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कदम उठाया और देवकी को स्ट्रक्चर में, जब समाचार आने के बाद स्ट्रक्चर में डाल करके एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे अंजू मैडम जी के उनके स्टाफ पूरे रायपुर मेकाहारा तक ले गए और माननीय श्री स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी के भारी मैं धन्यवाद देता हूं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवभोग की ओर से, जिन्होंने इसको संज्ञान में ले करके इनका उच्च स्तरीय इलाज जो बेहतरीन से बेहतरीन इलाज दे करके 1 सप्ताह के अंदर आज देवकी पुनः देवभोग को पैदल चलते हुए अपने घर आई। इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। संभावित मंत्रियों के साथ लगातार बैठक चल रही है और उस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री निशंक और श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। तो मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले ये एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि इसको लेकर चर्चाएं अभी चल ही रही थी।
कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कई के प्रभाव में बदलाव किया जा सकता है, कई के विभागों में बदलाव हो सकता है। तो इस बीच ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा संतोष गंगवार को कैबिनेट से अब उनकी छुट्टी हो चुकी है। इन दोनों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पहले थावरचंद गहलोत को ससम्मान विदाई दी गई, उन्हें राजभवन भेजा गया और अब ये दो बड़े नाम निकलकर सामने आ रखे हैं, एक संतोष गंगवार और दूसरा रमेश पोखरियाल निशंक। इन दोनों ने भी इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक रमेश पोखरियाल निशंक को खराब स्वास्थ्य की वजह से केंद्रीय कैबिनेट से हटाया गया है। कोरोना होने के बाद से ही उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, जिसके बाद से ये लगभग माना जा रहा था कि वे अपना इस्तीफा दे सकते हैं या फिर उनके स्थान पर किसी और को मौका मिल सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है और ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। लगातार इसको बाद अब और चर्चाएं चल रही हैं। पीएम आवास में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है और वहां पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संभावित चेहरों की चर्चा चल रही है। तो रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा संतोष गंगवार केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। बरेली से लोकसभा के सांसद गए। इस बार यूपी से कई बड़े चेहरों को शामिल किया जा रहा है। इसको देखते हुए संतोष गंगवार को अब वहां से हटाकर वहां पर नए मंत्रियों को जोड़ने को लेकर जगह खाली के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। पल पल अपडेट मिल रहे हैं। शिक्षा मंत्री और श्रम मंत्री दोनों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सबसे पहले अगर कैबिनेट विस्तार से पहले अगर किसी को कैबिनेट से सम्मान विदाई दी गई तो वो थे थावरचंद गहलोत, जिन्हें राजभवन पहुंचाया गया। उनका एक मंत्री पद खाली हुआ। मध्य प्रदेश कोटे से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसमें शामिल किया जा रहा है तो ये माना जा रहा था कि थावरचंद गहलोत का इस्तीफा या फिर ये कह लीजिए उन्हें राजभवन भेजना, मध्य प्रदेश कोटे से एक सीट खाली करना। लेकिन इससे इतर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या मध्य प्रदेश के कोटे को बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। अब इससे इतर दो और मंत्रियों ने इस्तीफा सौंपा है, शिक्षा मंत्री निशंक और श्रम मंत्री संतोष गंगवार। संतोष गंगवार का इस्तीफा इस मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यूपी कोटे से कई और मंत्रियों को ऐड करना है, कई और सांसदों को। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या ताजा जानकारी, दो मंत्रियों के इस्तीफे के अलावा क्या और कैबिनेट में जगह अब देखने को मिलने वाली है? अलग अलग कोटों से अलग अलग प्रदेशों के कोटों में और तब्दीली होगी? राजीव, बिल्कुल इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि और भी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब मंत्रियों के कामकाज का एक रिपोर्ट तैयार किया गया था, समीक्षा बैठक की गई तो उसमें बहुत से मंत्रियों का रिपोर्ट निगेटिव मिला। वो सही तरीके से अपना कामकाज, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, जिसकी लिस्ट तैयार है। माना जा रहा है कि करीब 1 दर्जन ऐसे मंत्री हैं। हालांकि अगर रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनका जो रिजाइन हुआ है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि उनकी तबीयत जो है हमेशा खराब रहती है। अभी पिछले दिनों ही उनको पोस्ट कोविड हो गया था, जिसके बाद अस्पताल में एम्स में एडमिट थे और जल्दी ही 2-4 दिन पहले ही वो अपने घर पहुंचे हैं। तो लिहाजा उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस पद से अपने को रिजाइन किया है। वहीं संतोष गंगवार के मंत्रालय की भी जो समीक्षा की गई थी उसमें भी जो रिपोर्ट आई है तो सही न पाने की वजह से, परफॉर्मेंस सही न होने की वजह से उनको देना पड़ा है। तो ऐसे कई और भी मंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव है और चुनाव को देखते हुए एक समीकरण बनाने की कोशिश है इस मंत्रिमंडल विस्तार में कि किसे कितना जगह दिया जाए, अहमियत दिया जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को और गठबंधन को जो घटक दल है उनको फायदा मिल सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से कर्नाटक में सियासी उठापटक चल रहा है उसके बाद क्या गौड़ा को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? इससे इतर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अब कुछ लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और वहां पर संख्या भी पार्टी के विधायकों की बड़ी है, उसके बाद अब क्या देवश्री चौधरी को हटाकर कोई और नए चेहरे को मौका मिल सकता है? बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी पहले से कि उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कीजिए,
महाराष्ट्र की बात कीजिए और बिहार में जो जेडीयू और एलजेपी घटक दल है इनकी बात कीजिए, इस पर सबका फोकस है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो सांसद हैं उनको अहमियत इस मंत्रिमंडल विस्तार में दी जाएगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश से कई नाम सामने आ रहे हैं, उसी तरह से बिहार से जैसे जेडीयू और एलजेपी से नेता आ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में जिनका रिपोर्ट बहुत अच्छा रहा है और जो आने वाले समय में जिससे पार्टी को और फायदा मिलने वाला है, उन लोगों को इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में अहमियत दी जाएगी और जिम्मेदारी दी जाएगी बड़ी। जी बिल्कुल राजीव, इससे इतर एक और सवाल यहाँ पर ये भी है कि हालांकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार जब हो रहा है तब तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा पद ऐसे खाली हैं, 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को, सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। इससे इतर अगर अभी और पुराने मंत्रियों के इस्तीफे कराकर और नए मंत्रियों को ऐड किया जा रहा है तो क्या माना जाए विस्तार की संख्या बड़ी होगी या फिर 2 दर्जन के अंदर ही रहने वाली है? देखिए, 2 दर्जन जो आपने टारगेट दिया है बिल्कुल सही दिया है। लगभग 2 दर्जन ही माना जा रहा है कि लगभग 20-25 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो पहले से ही 53 मंत्री अभी मौजूदा हालात में हैं और 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट सही नहीं है, तो उनको इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में उनको मंत्री पद से हटाया जाने की बात सामने आ रही है, चाहे वो हवाला जो भी दे रहे हो। तो इस क्रम में कई मंत्री की छुट्टी हो सकती है और कई नई चेहरों की जिम्मेदारी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को के ऊपर फोकस है और जो ओबीसी आदिवासी वर्ग से जो सांसद आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस है और उनको मंत्रिमंडल में जगह देने की कवायद चल रही है। साथ ही जो युवा सांसद हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात सामने आ रही है। तो यह जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है ये आने वाले समय को देखते हुए हो रहा है कि आने वाले समय में पार्टी को और सरकार को किस तरह से मजबूती मिले और फायदा मिले, आम जनमानस को किस तरह से लोगों केंद्र की जो पॉलिसी है वो वहां पहुंचे। आने वाले चुनावों के चलते चलते 2024 पर भी कहीं ना कहीं नजर होगी। लेकिन इससे इतर राजीव, अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा करें तो मध्य प्रदेश से सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही चेहरा सामने आ रहा है या फिर एमपी कोटे को बढ़ाने की भी कोई तैयारी है, कोई और नाम नजर आते हैं? राजीव बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की उसी समय से चर्चा चल रही थी जब वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए थे, तभी ये साफ हो गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार जैसे ही होगा इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में शामिल करने के साथ साथ बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। और इस बात का भी हवाला बार बीच में दिया जा रहा था कि इनके पिताजी जब माधवराव सिंधिया जब शिक्षा मंत्री थे, रेल मंत्री थे, तो उन्होंने दोनों मंत्रालयों का बड़ा जोर शोर से विस्तार किया था। निशंक की छुट्टी के बाद क्या ये माना जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उस पद पर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर शिक्षा मंत्रालय मिलता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो इनके पास पिछली मंत्रालय में काम करने का अनुभव भी है, पहले मंत्री भी रह चुके हैं और एक जो नई शिक्षा नीति है और तमाम शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात सामने आ रही है, तो एक नया वो गाइडलाइन भी देंगे अपने हिसाब से। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि शिक्षा मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकता है, क्योंकि पहले से इस बात की कवायद की जा रही थी कि या तो रेल मंत्रालय या नहीं तो शिक्षा मंत्रालय में से एक मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाएगा। लेकिन रेलवे मंत्रालय की अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी पीयूष गोयल के पास है। और पिछले दिनों जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचे थे दिल्ली तो मांग रहे थे कि जेडीयू कोटे में अगर कोई मंत्रालय आप दे रहे हैं तो यही दीजिए। राजीव, इससे इतर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का अगर कोटा बढ़ता है, चूंकि थावरचंद गहलोत को राजभवन भेजना, उसके बाद एक सीट का खाली होना, मंत्री पद का खाली होना, यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना, इससे इतर क्या और कोई नेता वहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं? पीएम आवास या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के वहां पर, उस पर थोड़ा सा आप नजर बनाए रखें। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि राजीव हमें बता रहे थे कि लगातार अब हलचल और तेज होती जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से एक्टिविटी और आगे बढ़ती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे।